स्टूडेंट्स एंग्जाइटी से जूझ रहे थे, डिप्रेशन से जूझ रहे थे और उन्होंने कुछ एक्सट्रीम कदम उठाए। हम अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स और शिक्षक के हाथ में सौंप दिया ना, तो कितने भी आप कैसे भी परिस्थिति में हो, ये पेरेंट्स, ये शिक्षक आपको उस स्थिति से निकाल करके बाहर लेकर के आ जाएंगे। बच्चे का सामर्थ्य है, बच्चे की ही तुलना से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे बच्चे ने 1 महीने पहले के बाद और 1 महीने बाद परफॉर्मेंस क्या दी है, उसको तुलना करेंगे तो उनको लगेगा उनके बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या इम्प्रूवमेंट का लेवल क्या आ रहा है। और उसकी क्षमता नहीं है उसकी तरफ, तो उसको दूसरी राह चुनने का पेरेंट्स को मौका देना चाहिए, ताकि वो उस दिशा में शायद और अच्छा कर सके। और नहीं, अगर आप इस तरह से करते हो तो बच्चे में चिड़चिड़ापन आता है। और 24 घंटे इसके पास है, 24 घंटे उस अमुक बच्चे के पास हैं, इसके नंबर कम क्यों आते हैं, पूछिए, जरिए से पूछिए। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, ये बच्चे के ऊपर प्रेशर डालती है, और प्रेशर से वो रिलीज होने के लिए दूसरे तरफ बढ़ता है। मेरा मानना है कि बच्चे को जो सर ने कहा कि सच्चा दोस्त बनिए, बच्चे के जिस दिन सच्चे दोस्त पिताजी या टीचर नहीं होते हैं, उसी दिन दूसरे दोस्त के सगे दोस्त बनते हैं। तो आप बच्चे की एक्टिविटीज से, उसके क्यूज से अंदाजा लगाइए क्या हो रहा है और अब क्या किया जा सकता है। तो कम से कम इस भारत माँ के इतिहास को जरा देख लिया करो, क्योंकि इस भारत माँ ने और किसी भी माँ ने कायर, बुज़दिल और डरपोक पैदा नहीं किया। एलन करियर इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स ललन टॉप कोटा अड्डा। अगले हमारे गेस्ट को आमंत्रित कर रहा हूं और बड़े पूरे सम्मान और एतबार के साथ श्री योगेंद्र यादव जी को, जो परमवीर चक्र विजेता हैं, और हमारा सौभाग्य कि हम सर आपसे मिल पा रहे हैं इस कार्यक्रम के बहाने। बहुत बहुत स्वागत है सर। और इस सेशन को होस्ट करेंगी हमारी साथी, मेरी साथी सरवत फातिमा। तो सरवत के लिए जोरदार ताली। तो सबसे पहले डॉक्टर विनोद, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। हमारा जो एजुकेशन सेटअप है, ये बहुत ही ब्रिलियंट माइंड्स तैयार करता है। ये हमारे साथ जो इस वक्त स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये आगे जाकर डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। पर ये जो जर्नी है, ये बहुत लंबी है। इस दौरान वहाँ तक पहुँचने में किस तरह के चैलेंजेस ये स्टूडेंट्स फेस करते हैं, क्या दिक्कतें इन्हें आती हैं? मैडम, यहाँ जो बच्चा कोटा में आता है, उसका मैं कई बार जिक्र करता हूँ कि अलग अलग शहर से नहीं, बल्कि अलग अलग, जैसे आपने कहा था, कुछ NRI भी हैं और अलग अलग जन्मभूमि से आते हैं। तो उस बच्चे का परिवार छूटता है, उसका एक जो एरिया होता है वो छूटता है, उसकी कल्चर छूटती है, उसके दोस्त छूटते हैं, उसकी स्कूल छूटती है। आज हम थोड़ी देर में हमारी कोई चीज़ नहीं मिले घर में, कितने रेस्टलेस हो जाते हैं। तो वो जो बच्चा कोटा आता है, उसके सब कुछ छूट जाता है, उसको सब एक नए आयाम में ढलना होता है। तो जैसे हमने एक शादी की उम्र तय कर रखी है कि 18 साल के बाद शादी करेंगे, लड़की की या लड़के की साल बाद करेंगे, तो एक माहौल में ढल जाएगा। तो ये बच्चे उस छोटी एज में कोटा आते हैं। तो इन बच्चों को ढालने के लिए, जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े को बनाता है तो बहुत ध्यान रखता है कि हल्की सी भी अंगुली अगर गलत चल गई तो मटके की शेप बिगड़ जाएगी, मटका टूट जाएगा। तो ये उस टेंडर एज में आते हैं बच्चे। उस एज में इन बच्चों की भावनाएं और इनका मैच्योरिटी लेवल डेवलपिंग स्टेज में होता है। उस टाइम इनको सही गाइडेंस और भावनात्मक सपोर्ट और मॉरल वैल्यूज़ मिलना बहुत ज़रूरी होता है। वो गलत मिल जाए तो बच्चे के साथ दिक्कत होती है। मैं इन कोटा के बच्चों के लिए एक चीज़ सोचता हूँ कि इन बच्चों की ज़िंदगी में 5 महत्वपूर्ण चीज़ें जुड़ गई हैं। एक तो बच्चा खुद है, एक उसका टीचर है, एक उसका हॉस्टल वार्डन है या PG का जो उसका मालिक है वो है, एक उसके पेरेंट्स है और एक दोस्त है। तो ये 5 चीज़ें मोटी मोटी हैं जो उसकी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं। और छठा अपन कहें तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है, जिसमें पता नहीं कौन कौन घुसा, फिर तो उसमें तो गिनेंगे तो 100 सैकड़े लोग हो जाएंगे। इन्फ्लुएंसर जिनको बोलते हैं वो है इन बच्चों की ज़िंदगी में। तो इन सब के अंदर बैलेंस बिठाना और मुझे कैसे रास्ते पे जाना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ये सब चैलेंजेस के साथ गुजरता है वो। डॉक्टर विनोद, आपने जो बातें बोली हैं, मेरे जो साथी यहाँ बैठे हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये आपके स्ट्रगल्स हैं, हाँ या ना? ये प्रेशर फील होता है कि मेरा दोस्त पहली बार में अटेम्प्ट क्रैक कर गया, JEE निकाल लिया, नीट निकाल लिया, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, मैं नहीं निकाल पा रहा, लगता है ना? और फिर आप खुद को कमतर महसूस करते हैं। और अगर घर वालों के ताने इस बीच में पड़ जाएं कि देखो उसने तो ये कर लिया, तुम नहीं कर पा रहे, तो इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है, राइट?
आपका वैसे मैं ये बता दूं कि ये सेशन पेरेंट्स भी देखेंगे, तो खुल के अपने दिल की बात बोलते रहिएगा, ठीक है? कैप्टन योगेंद्र, आप परमवीर चक्र से सम्मानित हैं। आपने बहुत साहस दिखाया है और इतने सालों से आप देश के युवाओं से बात करते आ रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाते आ रहे हैं। पर आप एक पेरेंट भी हैं, इसलिए सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पिछले कुछ समय में हमारे सामने कई ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स आए जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स एंग्जाइटी से जूझ रहे थे, डिप्रेशन से जूझ रहे थे और उन्होंने कुछ एक्सट्रीम कदम उठाए। ऐसा किसी स्टूडेंट के साथ ना हो, किसी बच्चे के साथ ना हो। बतौर पेरेंट, बतौर टीचर, बतौर एडमिनिस्ट्रेशन, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो एक एज ए पेरेंट्स होने के नाते मेरा ये दायित्व तो बनता है कि अपने बच्चों को, ये बच्चे हैं इनको बहुत अच्छा फ्रेंड बना लूँ। जैसे मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, अपने बच्चों से उस तरह से खुल करके मैं बात कर सकूँ और बच्चे अपने पेरेंट्स को दोस्त समझने लगें, तो बच्चे खुल करके अपनी बातों को अपने पेरेंट्स से शेयर करने लगते हैं। लेकिन जब अब ये 17-18 साल की, जो 16-17 साल की अवस्था होती है, माँ बाप सोचते हैं अभी बड़ा हो गया है, बच्चे सोचते हैं अब हम बड़े हो गए हैं, तो हम आपस में खुल करके बात नहीं करते हैं। और जब हम खुल करके बातें नहीं करते हैं और ये ऐसी अवस्था होती है, आवेग और संवेग की अवस्था होती है, तो इसमें जो भाव और भावनाएं आती हैं तो उनको शेयर करने का मन करता है, किसी से बातचीत करूं। पेरेंट्स बातचीत के लिए अवेलेबल नहीं होता, फिर वो दूसरे रास्ते खोजता है और जब दूसरे रास्ते खोजने लगता है उसको ये भी नहीं मालूम कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं और वो अलग दिशा की तरफ जाने लगता है। फिर कुछ दिन के बाद उसको गिलानी होती है, क्योंकि पेरेंट्स सिर्फ इनको मालूम है मैं भी पेरेंट्स हूँ कि अभी 10 दिन के बाद में प्रोग्रेस टेस्ट होने वाला है। उस दिन बड़ा फोकस होकर के नंबर कितने आए, इतने आए नंबर, क्यों? पढ़ नहीं रहा, पढ़ नहीं रही, बातें करते हो गए, यानी उसके ऊपर एक्स्ट्रा और ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है। बातचीत करने का उससे जो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये बच्चे के ऊपर प्रेशर डालती है और प्रेशर से वो रिलीज होने के लिए दूसरे तरफ बढ़ता है और बहुत सारे आयाम आज उसको सुलभ मिल जाते हैं और उन्हीं आयामों में फिर काफ़ी दिन के बाद उसको आभास और एहसास होता है यार मैं गलत था। फिर वो बात तो कर नहीं सकता क्योंकि मम्मी से पापा से पहले उसने बात नहीं किया। अब अगर मैं बात करता हूँ तो मेरी मम्मी और पापा का शायद जो है नाम खराब होगा, उनकी जो इज्जत है वो डाउन होगी, तो वो एक अलग कदम उठाता है। तब मैं इन बच्चों से कहता हूं अगर आप उस कदम की तरफ बढ़ते हो तो कम से कम इस भारत माँ के इतिहास को जरा देख लिया करो, क्योंकि इस भारत माँ ने और किसी भी माँ ने कायर, बुज़दिल और डरपोक पैदा नहीं किया। हर एक माँ ने हर एक सिंगनी और शेर पैदा किए हैं और ये सिंगनी और शेर की तरह अगर आपने मुसीबतों से डट कर के मुकाबला किया और अपने वापस इस जीवन की डोर को अपने पेरेंट्स और शिक्षक के हाथ में सौंप दिया ना, तो कितने भी आप कैसे भी परिस्थिति में हो, ये पेरेंट्स, ये शिक्षक आपको उस स्थिति से निकाल करके बाहर लेकर के आ जाएंगे। बस उनसे संवाद शुरू कर दो। जहाँ संवाद समाप्त होता है, बंद होता है, वहीं बहुत गहन समस्याओं का जन्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात कही है आपने कैप्टन। बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने यहाँ साथियों से पूछूं कितने बच्चे हैं जिनकी रोज़ अपने पेरेंट्स से बात होती है, हाथ उठाइएगा।
लगभग सभी। बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने दिल की बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर विनोद, एक बात ये है, हमारे देश में हर माँ बाप चाहता है कि जो उसका बच्चा है वो अच्छे से अच्छा करे, खूब तरक्की करे, बहुत नाम कमाए, और ये बहुत ही एक नेचुरल फीलिंग है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर कब माँ बाप का जो प्रोत्साहन है वो पेरेंटल प्रेशर में बदल जाता है, ये लाइन पेरेंट्स कहाँ और कैसे ड्रॉ करें? मैडम, बच्चे का सामर्थ्य है, बच्चे की ही तुलना से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे बच्चे ने 1 महीने पहले के बाद और 1 महीने बाद परफॉर्मेंस क्या दी है, उसको तुलना करेंगे तो उनको लगेगा उनके बच्चे में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या इंप्रूवमेंट का लेवल क्या आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स पड़ोस के बच्चे से या दूसरे रैंक वाले बच्चे से कंपेयर करने, मेरे पास जब बच्चे आते हैं और पेरेंट्स आते हैं तो बच्चे से पहले पेरेंट्स ये बोलते हैं, सर इसको हम सारी तो फीस देते हैं, सारा इसका वो सब कुछ देते हैं, और 24 घंटे इसके पास है, 24 घंटे उस अमुक बच्चे के पास हैं, इसके नंबर कम क्यों आते हैं, पूछिए सर, इससे पूछिए। मतलब मेरे को इतना प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं कि अपने शब्द मेरे मुंह में घुसाने की कोशिश करते हैं कि आप भी जैसी भाषा में पूछ रहे हो वैसे ही पूछिए इस बच्चे से। तो मुझे वहीं फील हो जाता है कि ये बच्चा बेचारा कितनी मुसीबत में आया यार, अब इस पेरेंट को मैं क्या समझाऊं। तो मेरे को लगता है झगड़ा मेरे सामने हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले तो उस बच्चे को बाहर भेजता हूँ, बेटा एक बार तू तो बाहर बैठ, पहले तेरे पापा से बात करता हूँ। तो ज़्यादातर मैंने देखा है मम्मियाँ थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, पापा थोड़े एग्रेसिव मोड में आते हैं। अच्छा, इसका एक रीजन और भी देखा है मैंने यहाँ पे, पापा को लगता है मैं एक तो वहाँ घर संभाल रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, माँ यहाँ बैठी है, बच्चा यहाँ बैठा, और कुछ के साथ तो छोटा भाई बहन भी यहाँ भेज दिया गया है। तो माँ इस बात से परेशान रहती है कि एक तो इस बच्चे के कारण मैं उस छोटे से फ्लैट में रहती हूँ जिसमें एक तो हॉल है, एक कमरा है, ज़्यादातर बच्चों का ऐसा ही सेटअप है यहाँ, पूछ लीजिए वाले कोटा में। तो उस मौक के पास कोई मूवमेंट करने की जगह नहीं, ज़्यादा फ़ोन पे ज़्यादा जोर से बोल नहीं सकती, बोलेगी तो बच्चों को डिस्टर्बेंस हो जाएगा। बालकोनी बाहर जो है उसमें अगर बात करेगी तो ऊपर वाला नीचे वाला बोल दिया, बहन जी धीरे बोलिए मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो फ्रीडम की बड़ी दिक्कत है माँ के साथ भी, और पापा ये सोचते हैं कि मैं 2 दिन में आया तो अब 2 दिन में सब कुछ सुधार जाऊं। तो वो जो प्रेशर माँ के पास भी है, पापा के पास भी, बच्चे के पास भी, वो प्रेशर मैं बिल्कुल फील करता हूं। मुझे लगता है कि आप तीनों प्रेशर में मत रहिए, आप तीनों इजी रहिए। पापा को आना है अपने हिसाब से आइए कोटा में, अपना सब कुछ सेटल करके आइए, कोई अर्जेंसी नहीं है यहाँ पे। माँ को बोलिए आपको बात करनी है, पार्क में जाके बात करिए, कहीं और बात करिए, बच्चे को थोड़ी देर खुला छोड़ दीजिए, वो भी होता है बीच में 2 दोस्तों से बात करके उसके मैंने बार बार उचक आ रही है कि मैं बात करूँ, शांत हो जाएगा उसका। तो तीनों को अपना ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए, न कि एक दूसरे के ऊपर अपनी इंपल्सेस थोपनी चाहिए। बच्चा कई बार ये कहता है मुझे मशीन समझ रखा है पढ़ने की आपने। अच्छा, बच्चे फिर एडेप्टिव मैकेनिज्म एक होती है मैडम, यहाँ बायोलॉजी के सब टीचर्स जानते होंगे कि जैसा आप शक्ति का नियम अपनाएंगे बच्चा उसमें एडेप्टेशन निकाल लेगा, अगर बच्चे को अगर बिगड़ना है तो आप ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़ी शक्ति करके कोई बहुत बड़े शक्तिशाली बन जाएंगे, बच्चे को सारा कैप्चर कर लेंगे, बच्चे आपके गुरु बन जाएंगे। तो मेरा मानना है कि बच्चे को जो सर ने कहा कि सच्चा दोस्त बनिए, बच्चे के जिस दिन सच्चे दोस्त पिताजी या टीचर नहीं होते हैं उसी दिन दूसरे दोस्त के सगे दोस्त बनते हैं। अगर माँ बाप उसके सगे दोस्त रहेंगे तो दोस्त उसके इतने सगे दोस्त नहीं बन पाएंगे। मैं एक बच्चों को बहुत एक जरूरी चीज कहता हूं कि बच्चों देखो, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की पढ़ाई करें तो लॉजिक से काम करिए, टीचर के साथ भी लॉजिक करिए, बहस करिए क्लास में, लेकिन जहां संस्कार की बात हो रही हो वहां टीचर और माँ बाप से लॉजिकल रीजनिंग मत करिए, क्योंकि संस्कार के अंदर डूज एंड डोंट्स ही होते हैं, उसका कोई जवाब नहीं। जैसे किसी ने कहा कि माँ बाप का आदर करिए, बहुत छोटी सी बात है, अब उसमें कोई बहस करने लगे क्यों करें, उम्र बड़े हो इसलिए करें क्या, तो वो उसका जवाब नहीं मिल पाएगा। तो आजकल के बच्चों का मैं देखता हूँ कि रीजनिंग करते हैं, अच्छा माँ बाप भी रीजनिंग के साथ करते हैं, तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, बार बच्चों प्रोवोक करते हैं, तो बच्चा कहता लो उत्तर सुनना है, लो सुन लो, फिर उस बच्चे का मन खुल जाता है बार बार। तो आप कई बार बच्चे के चेहरे को और भावनाओं को पढ़ के अंदाजा लगाने की कोशिश करिए और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है वो सोचिए। जो गेटकीपर ट्रेनिंग की बात हो रही थी उसमें यही आता है कि आपको हर चीज पूछनी नहीं है, पूछने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है जो एकदम सच बता देगा आपको। तो आप बच्चे की एक्टिविटीज से, उसके क्यूज से अंदाजा लगाइए क्या हो रहा है और अब क्या किया जा सकता है। नहीं समझ में आता है, एक्सपर्ट की राय लीजिए। अभी हम लोग सिंस कंपैरिजन की बात कर ही रहे हैं तो भाई हम सबके जो मम्मी पापा हैं उनके कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो बहुत फेमस है और हर घर में बहुत कॉमन है कि भाई वो देखो शर्मा जी के बेटे ने तो एक बार में जेईई निकाल लिया, ये अपने चाचा के बच्चों को देखो पहली बार में नीट क्रॉस कर लिया, तुम क्या कर रहे हो। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये बचपन से हमारे घरों में शुरू हो जाता है, भाई मैंने भी बहुत सुना है। तो इसका जो असर है ये बच्चे की पर्सनालिटी और मेंटल हेल्थ दोनों पर पड़ता है।
सिंस हमारे साथ यहाँ पे कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं और ये देखेंगे भी बहुत सारे पेरेंट्स, कैप्टन योगेंद्र, मैं आपसे चाहूँगी कि अगर आप पेरेंट्स को समझाएं कि ये कंपैरिजन नॉट जस्ट ये एंट्रेंस एग्जाम के समय, बचपन से क्यों नहीं करना चाहिए और कैसे रोके, क्योंकि आई थिंक ये पेरेंट्स में बहुत ही नेचुरली आ जाता है कि मेरे भाई के बच्चों को देखो, मेरी बहन के बच्चों को देखो और तुम तो ये कर रहे हो। इस धरा पर हर एक इंसान परमात्मा ने एक नए गुण से नवाजा है, उसमें नई एक अलग शक्ति से उसको इस धरती पर अवतरित किया है। ये पेरेंट्स का सबसे बड़ा पहले तो ये दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे की उस प्रतिभा को, उस गुण को पहचानने की चेष्टा करें। फिर टीचर्स का ये दायित्व बनता है कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर के उस बच्चे की उस विशेष गुण को अगर पहचान लें तो वो बच्चा उस गुण के आधार के ऊपर इतना अपने आप को डेवलप करे कि वो एक अलग कुछ रच सकता है। और एक दूसरी बड़ी चीज़ पेरेंट्स की, जो अगर पेरेंट ने सही उसके गुण को समझ लिया है तो वो उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। फिर वो तुलनात्मक नहीं कि शर्मा जी के बेटे ने ये कर लिया, वर्मा जी के बेटे ने ये कर लिया, वो आईएएस बन गया, तेरे बुआ का लड़का ये बन गया, मामा का लड़का ये बन गया। नहीं, वो उसके लिए नहीं। उसको अगर ये कहेगा कि बेटा तेरे पास ये है, तू इसमें अच्छा कर सकता है, और अगर तुझे लगता है कि मुझे इसमें अच्छा करना चाहिए तो इसमें आप करो, लेकिन मुझे जो लगा कि इसमें अच्छा हो सकता है, क्योंकि माँ से अच्छा बच्चे के गुणों को कोई दूसरा पहचान नहीं सकता है। सही बात है। आज मैं यहां जो बैठा हूं ना, एक माँ के गुण के द्वारा पहचाना हुआ ही बैठा हूं। माँ ने एक बार बोला था कि इसको फौज में मत भेजो, ये चला जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और पिता ने बड़े उससे कहा था, इसके लिए अलग से वैकेंसी निकाली है क्या? भारत सरकार ने अलग से वैकेंसी नहीं अलॉट करी है। बोला देख लेना, एक ही बार में गया तो सिलेक्शन हो जाएगा, और एक ही बार में गया तो सेलेक्ट हो गया था। क्योंकि माँ के अंदर वो अलग गुण है, बच्चे को प्रतिभा को उसको संभालने की। तो हमें किसी बच्चे की दूसरे रूप से आपका बच्चा इस संसार में सबसे अलग है। आपके बच्चे के जैसा दूसरा कोई दुनिया में बच्चा है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर ने वो आपके गर्भ से आपके लिए पैदा किया है और किसी के लिए नहीं। तो ये आपको संभालना पड़ेगा और आपको उस बच्चे को उस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरे देश के अंदर आप जैसे आपके जो बच्चे हैं उनके पास ही जा रहा हूँ और उनसे यही बस सुनने को मिलता है कि आपके बच्चे आपसे या तो इतने डर रहे होते हैं कि वो अपनी बात को शेयर नहीं कर पाते हैं, या फिर वो आपकी कोई परवाह ही नहीं करते हैं कि उनको बताना ना बताना, माँ बाप को बताना ना बताना, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। या फिर उनको लगता है अगर मैंने बता दिया तो उससे उसकी रूह कांपने लगती है, शायद वो डर रहा है। तो इस वाले व्यवहार को थोड़ा सा चेंज करें। और फ्रेंड जैसे एक दोस्त अपने दोस्त से सारी चीज़ें शेयर कर लेता है, वैसी शेयर करने लगे तो शायद हम तुलना भी नहीं करेंगे और अपने बच्चों को एक नई आयाम की तरफ बढ़ा सकते हैं। जीवन में करने के लिए बहुत कुछ चीज़ है। डॉक्टर इंजीनियर ही लाइफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने कैप्टन योगेंद्र। फ़िलहाल मैं फिर वापस चलती हूँ हमारे स्टूडेंट्स की तरफ। हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पे ऐसे होंगे जो घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, पीयर प्रेशर। बहुत बार ऐसा होता है, इसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस करने लगता है ना, घबराहट हो रही है, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उम्र में अभी बहुत कम हैं।
तो ये फीलिंग्स को समझना और ढंग से प्रोसेस कर पाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत बार बच्चे डिप्रेशन महसूस करते हैं पर उन्हें पता भी नहीं कि वो डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर विनोद, मेरा ये सवाल आपसे है, अगर ऐसा कुछ आप लोग फील कर रहे हैं या अपने आसपास अपने दोस्तों में नोटिस कर रहे हैं, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ख़राब फील कर रहा हूँ आजकल या कर रही हूँ, मेरा मन नहीं करता मेरे दोस्तों से बात करने का, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? अव्वल सवाल तो मेरा ये है। और दूसरा, अगर मैं अपने दोस्तों में उनके बिहेवियर में ये चेंज नोटिस कर रही हूँ एज अ फ्रेंड, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे अपने परिवार से दूर रह रहे हैं और आपके दोस्त ही आपका परिवार बन जाते हैं, तो अगर आप अपने दोस्तों में ऐसा चेंज नोटिस कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? जी मैम, बहुत सही सवाल उठाया आपने। माइंड के मोटे मोटे 3 तरह के काम है जिनसे आप रीड कर सकते हैं। माइंड का पहला काम है खुद को, माइंड को, अपने आप को, माइंड के फंक्शन कंट्रोल करना जिसमें साइकोलॉजिकल और परफॉर्मेंस और इंटेलिजेंस सब कुछ आ जाता है। तो अगर आप पढ़ाई में कम हो रहे हैं या कहीं आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है या आपकी इंटेलिजेंस खराब हो रही है तो दिख जाएगी, टीचर्स को भी दिख जाएगी, आपके टेस्ट के मार्क्स में दिख जाएगी, कहीं भी दिख जाएगी। आपके जो बायोलॉजिकल फंक्शन है, जैसे मैडम ने कहा कि खाने की भूख नहीं लग रही है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, पेट खराब है, मोशन सही नहीं आ रहा है, यूरिन बार बार आ रहा है, तो ये बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं। अगर इनको कंट्रोल माइंड करने में दिक्कत होगा तो माइंड नेचुरली स्ट्रेस में होगा, तो इनमें से कहीं भी लक्षण आ सकता है। तो एक दिक्कत यहाँ आ सकती है। एक दिक्कत आ सकती है कि यही माइंड पूरी बॉडी को भी कंट्रोल करता है, जिसमें हार्ट रेट भी आती है, रेस्पिरेटरी रेट भी आता है, मेरा जो मसल पावर है वो भी आता है, मेरे को पेन कितना फील हो रहा है वो भी आता है। इस पेन के मैं एक कंसेप्ट से आपको बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डिप्रेशन के अंदर आपको पेन ज़्यादा फील होता है और आप सिर्फ दर्द की गोलियां खाते रहते हैं। मेरे साथ स्कूल टाइम में एक डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था, वो भी मेडिकल की, और उसके पापा डॉक्टर थे, तो उनको एमएलए का टिकट मिलने वाला था उपचुनाव में, और मेरा खास दोस्त था वो। तो आंटी जी उस टाइम, वो डॉक्टर साहब के पास स्कूटर ही था जो पापा थे उनके, और वो प्रिया स्कूटर या बजाज स्कूटर होता है जिसके पीछे वाली सीट थोड़ी पीछे होती थी, वो खड़ चलता था, सड़कें भी ऐसी खराब सी होती थी। तो वो बोली कि बेटा आज तो वो गई, तो क्योंकि तब तक ये आ गया था टिकट नहीं मिलेगी अंकल को, तो उन्होंने कहा कि मेरे तो कमर में दर्द हो गया, डॉक्टर ने 3 वीक का रेस्ट एडवाइस किया है। मैंने कहा आंटी जी रेस्ट करो, बिल्कुल आप बिल्कुल सीढ़ियाँ मत चढ़ो, ये करो थोड़ा सा। हम भी जो होता है ना, वो समझा, वो क्या बोलना चाहिए, सांत्वना नहीं बोलना चाहिए, बीमारी को जो ढांढस बनाते हैं कि हाँ ठीक हो जाओगे आप, उस तरह कोशिश करें। बच्चे थे, जैसा दिमाग था। 2-3 घंटे बाद पता लगा साहब उनको टिकट मिल गई चुनाव की। अगले दिन वो मेरे दोस्त ने कहा, बोले यार चुनाव प्रचार में चल रहा है, तू भी आ जाना गाड़ी में। मैंने कहा यार एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। बोले 1-2 बार तो चल लेना। मैंने कहा ठीक है। आंटी जी आगे वाली कार में बैठी। मैंने कहा आंटी जी कहाँ जा रही हैं? बोले आंटी चुनाव प्रचार में जा रही हैं। मैंने कहा वो कमर का दर्द? बोले कमर का दर्द तो आंटी जी भूल गई, और वो 21 दिन तक चुनाव प्रचार में लगातार रात को 8-9 बजे तक उसमें गई। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपका मन अच्छा होता है ना, तो दर्द को झेलने की कैपेसिटी बढ़ जाती है आपकी, तो वो हल्के फुल्के दर्द भी आपको एहसास नहीं होते हैं। और अगर आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपको सीट भी चुभने लग जाती है। मैंने कई बच्चों को देखा है, सर हमारी सीट अच्छी नहीं है, उससे भी दर्द होता है हमें, तो वो भी आपको पेन फील करने लग जाती है। तो जो आपको डिप्रेशन के अंदर फीलिंग आएंगी वो ये आएंगी, आपकी बॉडी की हर तरह की कैपेसिटी आपको कमजोर फील होगी, चाहे वो पढ़ने की हो, चाहे वो खाना पचाने की हो, चाहे वो पेन झेलने की हो, चाहे किसी भी तरह की कैपेसिटी हो। एंजाइटी में होंगी तो वो सब सिस्टम हाइपर हो जाएंगे, आप सीट पे ठीक से बैठ नहीं पाएंगे, आपको नींद ठीक से नहीं आएगी, आप रात को करवटें बदलते रहेंगे, आपका दिल बार बार धक धक करेगा, पेट के अंदर बार बार ऐसे लगेगा जैसे गैस पास हो रही है, थोड़ा सा खाना खा लूँ या यूरिन जाऊँ हर आधे घंटे में, 15 मिनट में जाऊँ, पानी पी लूँ बार बार। तो हर फंक्शन की आपकी फ्रीक्वेंसी और हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आपके बायोलॉजिकल फंक्शन, आपके माइंड के परफॉर्मेंस के सिस्टम और आपके बॉडी के सिस्टम, वो सब आपको इशारा करने लग जाएंगे कि आपके साथ कुछ कंफर्टेबल नहीं है। ज़्यादातर मेरे साथ के जो बच्चे हैं वो हमारे साथ के डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं, फिजिशियन के पास, वो जांचें कराते हैं और कई बार नहीं मालूम होता, क्या कहते हैं, तेरी जांचें सारी ठीक हैं, जा बेटा आराम से पढ़ाई कर। तो डिप्रेशन एंजाइटी को आप सही कह रहे हैं, पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो अगर आपको ऐसे कोई बायोलॉजिकल फंक्शन या ऐसे फंक्शन कमजोर दिखते हैं तो तुरंत माइंड के इंटेलिजेंस फंक्शन, मन कैसा है, मेरी चॉइसेस कम तो नहीं होगी, मेरी ग्रूमिंग तो कमजोर नहीं हो रही, ऐसे कुछ सिस्टम जिनसे आपको फट पता लग जाएगा यस देयर आर सम चेंजेस। वो चेंजेस आप किसी भी दोस्त में देखते हैं तो आप उसको तुरंत साइकेट्रिक असेसमेंट के लिए फिट केस माने। अच्छा, यहाँ पे कितने बच्चे रात में ढंग से सो पाते हैं, अच्छे से नींद आती है? हाथ उठाना। ज्यादातर सभी सोते हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि रात में नींद लेना प्रॉपर 7 से 8 घंटे की डॉक्टर साहब बहुत जरूरी है ना? 12-12 घंटे सो लेते हो, मुझे ये सुनाई दे रहा है। नहीं यार, इतना भी नहीं सोना है, मम्मी पापा ने सोने के लिए थोड़ी ना भेजा है।
अच्छा, अभी आखिरी सवाल मैं पूछूंगी कैप्टन योगेंद्र से, और उसके बाद फिर आपके मन में जो भी सवाल है, चाहे पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, आप लोग अपने सवाल पूछिएगा और ज़रूर पूछिएगा। मुझे एक बात ये बताओ, यहाँ पे कितने बच्चे अपनी मर्जी से जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं? 100% दिख रहा है मुझे तो यहाँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कैप्टन योगेंद्र से। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकाल पाता, सेकंड अटेम्प्ट नहीं निकाल पाता, फिर उसका मन करता है कि चलो मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं मीडिया की पढ़ाई करना चाहता हूँ, है ना, मैं किसी और चीज़ की पढ़ाई करना चाहता हूँ। पर पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि नहीं, जब तक तुम नीट या जेई क्रैक नहीं कर लेते डटे रहो, और बच्चा उस प्रेशर में लगातार पढ़ता रहता है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देता रहता है। मैं ये चाहती हूँ आप पेरेंट्स को ये समझाइए कि अगर आपका बच्चा कुछ और करना चाह रहा है तो उसे और विकल्प चुनने की आज़ादी देना बहुत ज़रूरी क्यों है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये हर एक पेरेंट्स को इसको समझना चाहिए। जिस तरह से अभी नवीन सर ने बताया था कि हम साल में 2 बार ये एक सेशन चलाते हैं कि राहें कुछ और भी हैं, कि हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, और हम इसको जब इसको चलने लगे हैं, इसके लिए आए हैं, तो इसको अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। अभी आज तो ये बड़े खुशी से बोल रहे हैं बच्चे। बहुत सारे जो है बच्चे, जो मैं पूछता हूँ, यार अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो? बोला मम्मा ने बोला है। अच्छा इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? बोला पापा ने बोला है। अच्छा आप क्या बनना चाहते हो? बोला अंकल अभी सोचा नहीं है। ये आज तो बड़े खुशी से बोल रहे हैं कि हाँ हम तो अपनी मर्जी से बोल। तो एक ऐसा भी होता है कि जब वो नहीं हो रहा है और उसकी क्षमता नहीं है उसकी तरफ, तो उसको दूसरी राह चुनने का पेरेंट्स को मौका देना चाहिए, ताकि वो उस दिशा में शायद और अच्छा कर सके। और नहीं, अगर आप इस तरह से करते हो तो बच्चे में चिड़चिड़ापन आता है, और वो चिड़चिड़ापन उसके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा। फिर आपको जो आपकी जो बातें सुनता था वो सुनने नहीं लगेगा, उसको ये लगेगा कि ये ही पेरेंट्स मेरे कैरियर को ख़राब करना चाहते हैं, मुझे तो ये करना था, मुझे ये नहीं करने दिया। तो पेरेंट्स को सच में उसका स्टूडेंट का, उसका छात्रा का साथ देना चाहिए। और वैसे बहुत सारे छात्र और छात्राओं से मेरी मुलाकात हुई और उनसे मैं मिला भी हूँ कि जिनको ये कैसे थोपा भी गया था और उन्होंने मेहनत करी लेकिन वो नहीं सफल हो पाए। फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात करी, बोला आपके कहने से हमने इतनी मेहनत करी लेकिन नहीं सफल हो पाए, लेकिन हमें यहाँ भेज दीजिए। और उन्होंने वहाँ पर एक अच्छी सफलता प्राप्त करी और अपने उस क्षेत्र में अपना नाम कमा दिया है। तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की बातें भी सुने। आप एक एक करके अपने हाथ उठाइएगा, जिससे भी आपको सवाल पूछना है, डॉक्टर विनोद से पूछना है, कैप्टन योगेंद्र से पूछना है, बताइएगा और फिर अपना सवाल माइक पे बोलिएगा और ज़रूर पूछेगा ये सवाल। Sir, if you have a power to go back in a time, what would you change in Indian history and how and why? किससे पूछना चाहते हैं आप ये सवाल? Sir, both. दोनों से। टाइम में पीछे जाएं तो क्या चेंज करना In चाहेंगे Indian history. एजुकेशन सिस्टम को? No, in armed force. मैं एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा चाहता हूं कि जैसे शादी में जाते हैं तो आप मीनू होता है ना कि जो चॉइस का है वो खाओगे, स्कूलिंग इंडिया की ऐसे होनी चाहिए, लेकिन वो अभी हमारे यहाँ संभव नहीं हो पा रही है। यही सवाल आपका कैप्टन योगेंद्र से भी था, दोनों से पूछ रहे थे आप। एक चीज जो आप बदलना चाहेंगे इतिहास में? सर ने जो जवाब दिया है शायद उससे आप सेटिस्फेक्शन आपका हो गया है, नहीं हुआ है? ये और बदलाव चाहते हैं? Sir, armed force related. हाँ जी, Armed force. आर्म्स फोर्स, हाँ जी. सेना का और सेना ये समय के महत्व को बहुत तवज्जो देती है, और समय जीवन का सबसे बेशुमार कीमती चीज़ है। आज का जो समय आप अभी जी रहे हैं,
ये कल पूरी दुनिया की दौलत से खरीद नहीं सकते हो, और दुनिया में कोई इतना बड़ा धावक नहीं हुआ कि इनके आज के पलों को कल दौड़ करके पकड़ सके। समय ये लौट करके कभी नहीं आता है। समय हमेशा पानी की गति की तरह, पानी की नदी की जो बहता हुआ पानी है, कि आज उस पानी का स्पर्श इस चेयर पे है तो कल यहीं रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, वो आगे निकल जाएगा। तो समय के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, और तभी हम अपने इस जीवन को आगे अपने दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं और रह सकते भी हैं। बेहतरीन जवाब। पेरेंट्स, आप लोग कोई सवाल नहीं पूछना चाहते? कोई भी पेरेंट? भाई ये तो बहुत गलत बात है, आपके बच्चे इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, आप लोग के मन में कोई सवाल नहीं है कुछ भी? चलिए स्टूडेंट्स के पास ही जाइए। वेरी गुड इवनिंग कैप्टन योगेंद्र सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। सर, हमारे लाइफ में कई सारे ऐसे फेस आते हैं जब हम बहुत मेहनत करते हैं परंतु हमें तब भी फेलियर मिलता है, तो उस समय हम कैसे कोप अप कर सकें? हाँ, ओके। देखिए बेटा, बहुत मेहनत करने के बाद में भी और आपको वो चीज़ हासिल नहीं हो पा रही है, तो हमने शायद उस स्तर की वो मेहनत करी ही नहीं, इसलिए नहीं हो पा रही है। इसको आपसे कनेक्ट करके बता रहा हूं मैं, ठीक है? जो आपसे वह ये वार्तालाप कर रहे हैं ना, 17 गोलियां लगी हुई हैं, ठीक है? 17 गोलियां लगी हुई हैं, और आप अभी यहाँ पे आए हुए कुछ दिन हुए हैं, अपने साथी का आपको जीवन में एहसास पता चल गया होगा। उस समय जो साथी थे वो भी खत्म थे, अकेला था, लेकिन उस समय भी निष्ठा और विश्वास को उसको छोड़ा नहीं था। और जब हम आखिरी समय तक उस निष्ठा, विश्वास और समर्पण को नहीं छोड़ते हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं कि आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि बोला हम आपने मेहनत उस स्तर की करी ही नहीं है। अगर करोगे तो आप पत्थर में भी परमात्मा को पालोगे, और मैंने देखा है और उनको पाया है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपकी मेहनत की कमी हो सकती है, उनके दर्शन की और उस सफलता के फल की कोई कमी नहीं हो सकती है। थैंक यू कैप्टन योगेंद्र, आपने बहुत ही खूबसूरती से सवालों के जवाब दिए हैं। डॉक्टर विनोद, बहुत काम की जानकारी आपने हमारे स्टूडेंट्स को भी दी है, पेरेंट्स को भी दी है। अभी वक्त थोड़ा कम है, इसलिए हम और सवाल नहीं ले पाएंगे। आप लोगों ने जो भी हासिल किया है, जो बातें सुनी हैं, मैं चाहती हूँ अपने जहन में रखिएगा, पेरेंट्स स्टूडेंट्स दोनों, और इस पर अमल करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन योगेंद्र, डॉक्टर विनोद, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।